समर पहली बार किसी के सामने अपने दर्द को बयान कर रहा था। उस दिन के बाद मैं अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाया। जब मुझे होश आया, मैं अपने मामा के साथ दूसरे शहर में था। उन्होंने ही बताया कि मॉम और सेजल की डेथ उस धमाके में दीवार के नीचे दबने से हो गई थी। रही सही कसर आग ने पूरी कर दी। मॉम का कॉल आने के बाद पापा घबराहट में तूफानी रफ्तार से कार चलाते हुए हमारे पास आ रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी किसी और के साथ बुरी तरह टकरा गई। पापा को भी काफ़ी चोटें आई थीं, मगर वो बच गए थे। लेकिन उस गाड़ी में जो लेडी थी वो नहीं बच पाई। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। पापा को लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण जेल हो गई। मेरे मामा को इस बात का भी डर था कि अगर कहीं मेरे दादाजी को मेरे बारे में भनक लग गई तो कहीं वो फिर से हमारी फैमिली पर हमला न करवा दें। मेरे मामा छोटे मोटे म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उनका एक फ्रेंड कनाडा में सेटल था। उन्होंने उससे हेल्प मांगी और फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने मेरे साथ ये देश ही छोड़ दिया। कनाडा पहुंचने के बाद हमने यहाँ किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मामा जी के साथ रहते हुए मुझे भी म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, मगर तब मैं म्यूज़िक में इंटरेस्ट सिर्फ बीती बातों को भुलाने के लिए लिया करता था। पता ही नहीं चला कब ये मेरा पैशन बन गया। वहीं स्कूल में मेरी मुलाकात अभी करण और राहुल से हुई। हमने साथ मिलकर अपना बैंड बनाया और धीरे धीरे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। सब ठीक चल रहा था, मगर एक दिन इंडिया से हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लेडी कनाडा आई। उन्होंने ही मामा जी को बताया कि उस रोज़ के हादसे में सिर्फ मॉम की डेथ हुई थी। सेजल को उस हादसे में बचा लिया गया था, मगर ऐन मौके पर वो न जाने कहाँ गायब हो गई। मामा जी को शक था ये भी ज़रूर मेरे दादाजी की हरकत रही होगी। वो तो मुझे इंडिया आने भी नहीं देना चाहते थे, मगर मैंने ही जिद पकड़ ली। अब इतने सालों बाद जब मुझे पता था कि मेरी बहन जिंदा है तो मैं उससे दूर कैसे रह सकता था। मामा जी ने मुझे एक ही शर्त पर यहाँ आने की परमिशन दी कि मैं अपने पापा से मिलने की कोई कोशिश नहीं करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ इंडिया आया। मैंने हर तरह से सेजल का पता लगाने की कोशिश की। आखिर में मैं बस यही जान पाया कि वो भी इसी यूनिवर्सिटी में है, सो उसे खोजने की गरज से मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। दैट्स माई लाइफ। कहते हुए समर ने अपनी बात खत्म की। मैं अब तक सदमे से समर को देख रही थी। उसकी कहानी मुझे अपनी कहानी से जुड़ी हुई सी लग रही थी। ये कब की बात है? मैंने उससे पूछा। यही कोई 13 साल पहले की। अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। कंफर्म करने के लिए मैंने उससे लड़खड़ाती आवाज में पूछा, वो राजीव सक्सेना कल तुम्हारे साथ? तुम जानती हो उन्हें? बहुत अच्छे से, मैंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। वेल, वही मेरे पापा हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गले में मेरी ही सांसें अटक गई हो। मैं बुरी तरह से खांसने लगी। समर हड़बड़ाते हुए मुझे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोला, आर यू ओके? मैंने एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। मैं ठीक हूँ, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। मगर उन्होंने तुम्हें पहचाना कैसे? I mean, इतने सालों में आई एम श्योर तुम बहुत चेंज हो चुके हो, और तुमने भी कभी इतने सालों में जानना नहीं चाहा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे पापा कौन हैं और क्या काम करते हैं। मुझे बाद में मामा जी ने बस इतना ही बताया कि वो बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और देखो, सच ही तो है। मैंने सुना था उस एक्सीडेंट केस को लेकर मीडिया ने बहुत बवाल मचाया था, मगर फिर भी पापा को केवल 3 साल की ही सजा हुई थी। हमारी फैमिली के साथ तो जो हुआ सो हुआ, मगर साथ में एक और परिवार बर्बाद हो गया। मुझे सचमुच इस बात पर बहुत अफसोस होता है। अगर कभी उस लेडी की फैमिली मुझे मिल गई तो न जाने मैं कैसे उनका सामना करूंगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था, आंखों में आंसू आने लगे थे। तो ये हुआ था उस दिन। शायद पापा ये सब जानते होंगे, तभी उन्होंने सक्सेना अंकल की बात मानकर मेरा रिश्ता अमर के साथ तय किया होगा। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए भी ये डिसीजन लेना। मेरे लिए अब अपने आंसुओं को संभालना मुश्किल हो रहा था, मगर खुद को संभालते हुए मैंने समर के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा,
इट्स ओके समर, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कहीं कोई गलती नहीं थी। वो बस हल्के से मुस्कुरा दिया। पापा ने मुझे बताया वो मुझे कई सालों से खोज रहे थे। इनफैक्ट उस हादसे के बाद से उनका यहाँ से मन उचट गया था, सो वो हमेशा इंडिया से बाहर ही रहते थे। यहाँ आने के बाद जब उनको किसी ने बताया कि मैं यहाँ हूँ, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से न्यू एडमिशन की डिटेल्स निकाली। वहाँ गार्जियन के तौर पर मेरे मामा जी का नाम देखकर उन्हें यहाँ मेरी मौजूदगी का पता चला। कल मैं उनके साथ अपने पुराने घर पर गया था। हमने साथ वक्त बिताया और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, ये भी कि वो जानते हैं सेजल कहाँ है। मैंने हैरान होते हुए पूछा, उन्हें पता है? तो उन्होंने तुम्हें उससे मिलवाया क्यों नहीं? इस संडे को उन्होंने हमारे वेलकम के लिए एक पार्टी रखी है। उसी में वो सबके सामने मुझे और सेजल को फिर से अपनाना चाहते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तो तुम उनकी फैमिली से अब तक नहीं मिले? नहीं, अब तक तो नहीं मिला, मगर पापा ने बताया मेरे कजन्स मुझसे और सेजल से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वो बस हम सबको एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहते हैं। वैसे प्रिंसेस, हम यहाँ अपनी फर्स्ट डेट पर आए थे और देखो ये क्या बातें लेकर बैठ गए हैं। मगर आज पहली बार किसी से अपने दिल की बातें करके मुझे बहुत सुकून मिला है। कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर दब कर रह गई थी। मैं अपनी चेयर से उठी और जाकर उसे धीरे से गले लगा लिया। मुझे भी अच्छा लगा कि तुमने मुझसे अपनी फीलिंग शेयर की। इसी बहाने मुझे भी काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। मैंने धीरे से कहा, वैसे मैंने सुना है खूबसूरत लड़कियों को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने से वो उस बेचारे लड़के से प्यार करने लग जाती हैं। तो क्या अब तुम? मैंने उसे हल्के से एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे समर। मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? अब तुम ही बता दो कैसे तुम्हें मुझसे प्यार होगा। मैंने उसका कान खींचते हुए कहा, मैं पहले ही तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम्हें ये सब ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप रियली? बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार। मैंने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहा। समर ने अपना सिर पीट लिया। अब तक अंधेरा छाने लगा था। खुले आसमान में तारे नजर आ रहे थे। साथ में हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी थी। लाइट्स जलने के बाद वो गार्डन और भी खूबसूरत लगने लगा था। कपल्स के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। बहुत से कपल्स वहां हाथों में हाथ डाले बैठे थे। आए तो हम भी यहाँ डेट के लिए ही थे, मगर अब माहौल इतना सीरियस हो चुका था कि मेरा कुछ भी बोलने का मन ही नहीं हो रहा था। समर को भी शायद ये अच्छा नहीं लग रहा था, तभी वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। पता है, जब मैं यहाँ शुरू में आया था तो मैंने किसी को सेजल समझ लिया था। किसे? मैंने हैरानी से पूछा। जाने दो, अब क्या फायदा ये सब बताकर। अरे फिर भी बताओ ना, मैंने रिएक्ट करते हुए कहा। तुम्हें? क्या? मैं लगभग चीख पड़ी। मगर मैं कैसे सेजल हो सकती हूँ? मेरा नाम अनाया है और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? उस दिन पूरा घर उस धमाके में गिर गया था। चारों तरफ आग लगी थी। पॉसिबली तुम्हारी याददाश्त चली गई होगी। उसके बाद जो तुम्हें बताया गया तुमने सच मान लिया। मैं अब पैनिक होने लगी थी। क्या सच में ये पॉसिबल है? मेरी याददाश्त चली गई है? इससे पहले कि मैं रोना शुरू कर देती, समर ठहाका मारकर हंसने लगा। शक्ल देखी अपनी? बस रोने ही वाली हो? अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो एकदम सीरियस हो गई हो। मैंने चिढ़ते हुए पास पड़ा चम्मच उठाकर उसके ऊपर फेंका। तो इतनी देर से तुम मुझे उल्टी सीधी कहानियां सुना रहे हो और मैं बेवकूफों की तरह सब पर यकीन किए जा रही हूँ। इस स्टोरी में बिलीव करने जैसा कुछ था क्या? वैसे आज पता चला मैं स्टोरी अच्छी क्रिएट कर लेता हूँ। शक्ल भी ठीक ठाक ही है। आई थिंक मुझे अब फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। समर, इतनी सारी कहानी सुनाई तुमने मुझे, सब झूठ था। मैं गुस्से में दांत पीसती हुई उसकी तरफ बढ़ी। ओके, सॉरी।
तुम इतनी सीरियस हो गई थी कि मैंने बस थोड़ा सा मजाक कर लिया। वैसे ये तुम्हारे सेजल होने वाली बात बस मजाक थी, बाकी सब सच था। मैं कैसे मान लूं? मैंने अभी भी गुस्से में कहा। उसी वक्त वहां बैठे एक कपल का एक बड़ा सा कुत्ता टहलता हुआ हमारे पास आ गया और वहीं टेबल के आसपास न जाने क्या सूंघने लगा। समर ने उस कुत्ते के सिर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओके, मैं इस कुत्ते की कसम खाकर कहता हूं, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था सब सच था। इतना सुनना था कि उस कुत्ते ने गुर्राना शुरू कर दिया और समर पर झपटा। एक पल को तो मैं घबरा ही गई, मगर जल्दी से उस कपल ने आकर अपने कुत्ते को संभाल लिया और हमें सॉरी बोलते हुए चले गए। देख गया कितना सच बोल रहे थे तुम, मैंने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा। ऐसे मुझे किसी और पर भी शक हुआ था कि वो सेजल हो सकती है। कौन? मैंने इस बार कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए पूछा। साक्षी। क्या? मैं फिर चीखी। और ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि वो चुड़ैल तुम्हारी बहन हो सकती है? समर हकलाते हुए बोला। वो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी जब मैंने उसकी पीठ पर एक बड़ा सा निशान देखा, जो शायद तब लगा होगा जब वो हादसा हुआ था। अनाया, आई स्वेयर, मैंने उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की है। वो खुद ही मुझसे चिपकती रहती थी, मगर उस मार्क को देखने के बाद तो मैं उससे बिल्कुल ही दूर हो गया। इनफैक्ट मैंने अभी को उसके आसपास रहने को भी कहा ताकि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं अब तक मुंह फाड़े उसकी बातें सुन रही थी। किसी को तो छोड़ा होता इस चुड़ैल ने। भगवान ना करे वो चुड़ैल सेजल निकले। मैंने घड़ी पर नजर डाली, 7:30 बज रहे थे। मैंने उठते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। ओके, मैं बिल पे करके आता हूँ। मैं टहलते हुए बाहर तक आ गई। मैं इधर उधर देख रही थी, तब तक समर भी बाहर आ गया। उसे आया देख मैं कार की तरफ बढ़ी, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर उसे देखा। वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अपना सिर पीट लिया। समर, पिछले करीब 4 घंटे से मैं तुम्हारी बातें ही सुन रही हूँ, अभी भी कुछ कहना बाकी है? समर अटकते हुए बोला। नहीं, मेरा मतलब, हाँ, एक बहुत जरूरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। ओके, बोलो, क्या कहना है? मैंने उसके सामने खड़े होते हुए पूछा। पता नहीं वो आज इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा था। समर मेरा हाथ पकड़ते हुए वहीं घुटनों के बल बैठ गया और बोलना शुरू किया। अनाया, जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तभी मैंने नोटिस किया था तुम बहुत अलग हो। फिर जैसे जैसे मैं तुम्हें जानने लगा मुझे यकीन होता गया तुम सबसे अलग हो। यहाँ सारी लड़कियां मुझ पर इसलिए मरती हैं क्योंकि मैं उनके लिए एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन सिर्फ तुम हो जिसने मुझे जाना और मुझसे दोस्ती की। मेरे नाम या शोहरत से नहीं, तुमसे मैं अपनी हर बात शेयर कर पाता हूँ बिना किसी डर या फिक्र के। तुम सचमुच मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आई लव यू अनाया। मैं उसकी ये आखिरी लाइन सुनकर जैसे ब्लैंक हो गई थी। अगर समर ने ये बात मुझसे शादी से पहले कही होती तो मैं तो शायद मारे खुशी के पागल ही हो जाती। एक तो इतना स्वीट बंदा, उस पर भी मुझे प्रपोज करने के लिए इतनी मेहनत की उसने। मगर क्या फायदा इन सब का? मैं तो ऑलरेडी उस जल्लाद के साथ पूरे 7 जन्म के लिए बुक हो चुकी थी। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक गरजती हुई आवाज आई। हाथ छोड़ो उसका। मैं तो मारे घबराहट के उछल ही गई। ये बिन बादल बिजली कैसे कड़की? मगर अगले ही पल मुझे जवाब भी मिल गया जब वो 1000 वोल्ट की बिजली सीधा हमारे बीच आ गिरी। अब तो मुझे शक होने लगा था, ये आदमी क्या हर जगह मेरा पीछा करता फिर रहा है? पहले मॉल में, अब यहाँ, और फिर अगले ही पल मैं गवाह बनी वर्ल्ड वॉर 3 की। समर ने मेरा हाथ तो नहीं छोड़ा, उल्टा अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुझे अपनी साइड खींच जरूर लिया। उसका इतना करना ही अमर सर का गुस्सा भड़काने के लिए काफी था। आप मेरे टीचर हैं और इस नाते मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप टीचर बनकर ही रहें। अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो ही बेहतर होगा। ये मेरा और अनाया का पर्सनल मैटर है और आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। मेरा मन अब रोने का हो रहा था। मैं बताना चाहती थी उनको कि वो भाई हैं एक दूसरे के,
मगर सामने जो हो रहा था उससे मुझे एक शॉक लगा था कि डर के मारे मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अनाया, जाकर गाड़ी में बैठो। मगर मैं कोई मूवमेंट करती उससे पहले ही समर ने मुझे रोक लिया। आप होते कौन है उसे यहाँ से लेकर जाने वाले? हर बार आप उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। अनाया यहाँ मेरे साथ आई थी और मेरे साथ ही जाएगी, सो प्लीज यू मे लीव। अमर सर का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका था। तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने समर को कॉलर से पकड़ लिया। इस रिएक्शन की उम्मीद शायद समर को भी नहीं रही होगी। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। बीवी है वो मेरी। तुम तो क्या दुनिया की कोई ताकत मुझे उसे अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकती। आइंदा कभी अगर अनाया को हाथ लगाया तो आई स्वेयर तेरा हाथ अपनी जगह पर नहीं होगा। कहते हुए उन्होंने समर को पीछे की तरफ धकेलते हुए छोड़ दिया। घबराहट में मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। सर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लगभग घसीटते हुए ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। समर अब तक सदमे में खड़ा इस तरफ देख रहा था। शायद अभी अभी जो हुआ वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। गाड़ी स्टार्ट होते ही जैसे वो होश में आया और जोर से चिल्ला पड़ा, अनाया! अमर सर को मैंने इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते थे। समर के साथ देखकर पहले भी गुस्सा हुए थे, मगर आज बात अलग थी। उनकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो रही थी। चेहरा बिल्कुल सख्त नजर आ रहा था और हाथों के मसल्स खिंचने के कारण और उभर कर दिख रहे थे, मानो उनके हाथ किसी का गला दबाने के लिए छटपटा रहे हों। मुझे गाड़ी में बैठाने के बाद से उन्होंने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा था और बैठाया क्या था उन्होंने लगभग लाकर पटक दिया था गाड़ी के अंदर। मुझसे जितना हो सका मैं दरवाजे से चिपक कर बैठी हुई थी, इस इंतजार में कि बस गाड़ी रुके और मैं उनसे दूर भाग सकूं। वैसे ये जल्लाद बने रहते हैं और आज तो इनका दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं लग रहा था। पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ। सोच सोच कर वैसे ही मेरी जान जा रही थी। ऊपर से उन्होंने गला फाड़कर समीर के सामने हमारी शादी का ढिंढोरा भी पीट दिया था। ऑफ कोर्स मुझे समर पर भरोसा था, वो किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहेगा, मगर फिर भी मुंह खोलने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था ना। मैंने महसूस किया अचानक से गाड़ी की स्पीड फास्ट और फास्ट होती चली जा रही थी। मेरी डर से हालत खराब होने लगी। जब भी हमारे पास से कोई गाड़ी गुजरती मेरी सांसें रुक जाती थी और डर कर मैं अपनी आंखें बंद कर लेती। बार बार मेरी आंखों के सामने वही एक्सीडेंट घूमने लगता जो मॉम के साथ हुआ था। आधा घंटा होने जा रहा था, मगर ना तो वो कुछ बोल रहे थे और ना ही हम अभी तक घर पहुंचे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था हम जा कहाँ रहे हैं। सर प्लीज गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मगर वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे, बस सामने देखते हुए गुस्से में ड्राइव करते जा रहे थे। अचानक दाईं तरफ से तेजी से एक टैंकर आता दिखाई दिया। बाईं तरफ हमसे कुछ आगे एक दूसरी गाड़ी चल रही थी, मगर जैसी हमारी स्पीड थी डेफिनेटली गाड़ी को उसके आगे से निकालना पॉसिबल नहीं था। जैसे जैसे टैंकर नज़दीक आ रहा था मुझे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी थी। डर कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। गाड़ी तेजी से लहराते हुए बाईं ओर मुड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक झटके के साथ रुक गई। थोड़ी देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने आंखें खोलकर देखा। सर ने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी थी। मेरा दिल अब तक जोरों से धड़क रहा था। अमर सर ने गुस्से में स्टीयरिंग पर अपना हाथ दे मारा और लगभग चिल्लाते हुए पूछा, क्यों करती हो हमेशा ऐसा? तुम जानती हो ना मुझे वो लड़का जरा भी पसंद नहीं है। और आज तो हद कर दी है उसने। अगर तुम उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो अनाया, तुम सुन रही हो? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मगर मुझे उनकी बात शायद ही सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मेरा मन हो रहा था मैं गाड़ी से बाहर खुली हवा में भाग जाऊं। बिना उनकी बात सुने मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाजा लॉक था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया, मगर मेरी हालत देखते ही उनका गुस्सा जैसे हवा हो गया। उसकी जगह अब उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट नजर आ रही थी।
दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ते हुए उन्होंने पूछा, तुम ठीक हो ना? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको कोई जवाब देने के बजाय मैं जोर जोर से रोने लग गई। सर ने कसकर मुझे गले से लगा लिया। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज अब चुप हो जाओ। बहुत देर तक वो ऐसे ही मुझे पकड़कर शांत कराने की कोशिश करते रहे। रोते रोते थककर मुझे कब उनकी बाहों में ही नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। कहानी अमर की नजर से। मुझे अनाया पर गुस्सा जरूर आ रहा था, मगर उसे इस हालत में देखकर मैं सचमुच घबरा गया था। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखों से बेतरतीब आंसू बह रहे थे। कैसे भूल गया मैं कि उसे गाड़ी की तेज रफ्तार से डर लगता है। मैंने उसे कसकर गले से लगाते हुए जितना हो सके कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब उसने हिलना डुलना बंद कर दिया तो मैंने उसे धीरे से खुद से अलग करके देखा। वो ऐसे ही सो गई थी। कमाल है ये लड़की भी, सारी बातों से बेफिक्र होकर इतने आराम से सो रही थी वो। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ऐसा ही होता है हर बार। नाराज तो मैं रहता हूँ उससे, मगर माफी भी उल्टा मुझे ही हर बार उससे मांगनी पड़ जाती है। क्या पता जागने के बाद ये फिर से रोना शुरू कर दे। यही सोचकर मुझे अनाया को जगाना सही नहीं लगा और मैंने उसे धीरे से गोद में उठाया और गाड़ी से बाहर आ गया। हर बार की तरह नींद में ही उसने मेरी शर्ट की कॉलर कसकर पकड़ ली और आराम से मेरे सीने से लगकर ही सो गई। मैंने धीरे से घर का दरवाजा खोला और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर बेडरूम में आ गया। अनाया को बेड पर लिटाकर मैं जाने लगा, मगर उसने मेरी कॉलर नहीं छोड़ी, तो मैं भी वहीं उसके पास लेट गया। लेटते ही अनाया ने नींद में ही मुझे पकड़कर गले से लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उस रात यूनिवर्सिटी के क्लिनिक में उसने अपने उस सो कॉल्ड मिस्टर हैंडसम पिलो को लगाया था। सच में इस लड़की को नींद में जरा भी होश नहीं रहता कि ये क्या कर रही है। वैसे तो हमेशा इसे मुझसे दूर भागना होता है। आज का दिन वैसे भी बहुत थकाने वाला रहा था, सो लेटते ही मुझे भी नींद आ गई। न जाने कितने घंटे मैं सुकून से सोता रहा। फिर एक कान फोड़ू चीख सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। बिल्कुल सही समझे आप लोग, अनाया जाग गई थी और अब इसके साथ ही भूचाल आना भी तय था। मुझे पता ही नहीं चला कब सोते हुए मैंने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। सुबह जब उसने हम दोनों को एक साथ एक ही बेड पर ऐसे देखा तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि वो बिल्कुल मेरे कान के पास चीख रही थी। अब डेफिनेटली मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे कान सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। अनाया स्टॉप इट, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने परेशान होकर अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। क्या किया आपने मेरे साथ? और मैं सो क्या गई? आप मेरे साथ मेरे बेड पर आकर सो गए। छोड़ूंगी नहीं मैं आज आपको। वो और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने बेड पर वापस गिराते हुए उसका मुंह अपने हाथ से दबा लिया और डांटते हुए बोला, चुप हो जाओ अब, वरना। वो छूटने के लिए हाथ पैर पटकने लगी, मगर मैंने उसे नहीं छोड़ा और आखिरकार उसने जोर से मेरे हाथ पर काट ही लिया। आउच! मैंने अपना हाथ झाड़ते हुए अनाया की तरफ देखा। वो वापस उठकर बैठते हुए मुझे गुस्से में घूर रही थी। मम्मा, पापा, तनु, ऊपर आइए जल्दी। मैंने अब लापरवाही से उसकी तरफ एक नजर डाली और एक हल्की सी हंसी हंसते हुए बेड पर आराम से बैठते हुए कहा, रियली? इतनी धीमी आवाज उनको सुनाई नहीं देगी, थोड़ा और जोर से आवाज लगाओ तो शायद कोई आ जाए। अनाया ने मुझे गुस्से में घूरा और इस बार पूरी ताकत से चिल्लाई, मम्मा, कहाँ हैं आप? इस बार फिर से मुझे अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर होना पड़ा। चिल्लाते हुए उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। कमाल की जिद्दी लड़की है सच में। हो गया? मैंने लगभग उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में पूछा। इतना तेज चिल्लाने के कारण वो बुरी तरह हाँफ रही थी और उसे खांसी भी होने लगी थी। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि हम घर में बिल्कुल अकेले हैं, मैंने स्माइल करते हुए कहा। अनाया की आंखें हैरानी से फैल गईं। घबराकर बिस्तर से उठते हुए वो बोली, क्या? मगर सब लोग कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह? सब लोग कहीं नहीं गए, हम लोग कहीं और आ गए हैं। तुमने शायद अभी तक ठीक से अपना रूम नहीं देखा है।
वो हड़बड़ाकर चारों तरफ हैरानी से देखने लगी, फिर चौंकते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? मगर इससे पहले कि मैं कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता, उसने खुद ही अपना छोटा सा दिमाग यूज करना शुरू कर दिया। वेट अ सेकेंड, आपने मेरा किडनैप किया है ना? अनबिलीवेबल दिस इज। कहाँ से आते हैं इसके दिमाग में ऐसे थॉट्स? मतलब मैं अब अपनी ही बीवी का किडनैप करूंगा? आई मीन, डू आई रियली नीड टू डू दिस? हाँ ठीक है, किया है मैंने तुम्हारा किडनैप, बोलो अब क्या करोगी? मैंने चिढ़कर उसे देखते हुए कहा। वेल, मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह आता है। स्कूल में कराटे कंपटीशन में गोल्ड मेडल भी मिला है मुझे। अगर आपको चोट वोट लग जाए तो फिर वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मुझे अब उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। कुछ भी करने से पहले ये जान लो कि तुम हमारे नए घर में हो। कल रात मैं तुम्हें लेकर सीधा यहीं चला आया था। हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। हमारा नया घर? पर इतनी भी क्या जल्दी थी यहाँ आने की? पापा ने तो 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होने को कहा था। मैंने भी 1 हफ्ते बाद ही सोचा था, मगर तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि मेरा मन बदल गया और मैं कल ही यहाँ आ गया। मेरी हरकतें? मैंने क्या किया है अब? ये भी अब मैं बताऊं? मैंने गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए कहा। अनाया ने भी उसी टोन में जवाब दिया। बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे कि अब कौन सा नया इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं? रियली? कल रात कॉफी कपल्स के बाहर क्या कर रही थी तुम समर के साथ? अब मैंने गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ तो उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़ी ना कहा था समर से कि वो मुझे प्रपोज करे। अब मैंने बेबसी से उसे देखा, फिर मैंने पास जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अनाया तुम अब भी नहीं समझ रही हो। समर प्यार करता है तुमसे। वो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानता। तुम जितना उसके साथ रहोगी वो उतना ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। तो प्लीज जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो उससे। पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं कैसे उससे कहूँ कि वो मुझसे दूर रहे? और फिर जब भी आप मुझ पर चिल्लाते हैं, वही तो है जो अपनी बातों से मुझे हंसाकर मेरा मूड ठीक करता है। वो सच में बहुत अच्छा है। व्हाट? मैं तुम पर कब चिल्लाता हूँ? मैंने कंफ्यूजन से उसे देखा। रोज तो चिल्लाते हैं क्लास में। इनफैक्ट आपके अलावा और कोई मुझे नहीं डांटता है। ओके, आगे से मैं आपको क्लास में नहीं डांटूंगा। नाउ हैप्पी? मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। वो कुछ पल कंफ्यूजन से मुझे देखती रही। आप सच कह रहे? बस कुछ ही दिन में एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो जाएगी। बस उसके बाद क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगी। तो ना मैं क्लास लूंगा, ना आपको क्लास में मेरी डांट सुननी पड़ेगी। मैंने हंसते हुए कहा। रहने दीजिए, आप हमेशा ऐसे ही मुझे डांटते रहेंगे। ऐसे ही मतलब? मैं तो अभी प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे। कहते हुए मैंने उसे अपने और करीब खींच लिया। अब वो बिल्कुल शांत पड़ गई थी। मैंने उसके बालों को धीरे से पीछे किया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा, और वो बुरी तरह चिहुक कर उछल गई। मैं भी अचानक उसके इस रिएक्शन से हड़बड़ा गया। वो अपनी गर्दन पर हाथ रगड़ते हुए अजीब तरीके से मुझे देख रही थी। What happened? मैंने हैरानी से उससे पूछा। आपकी दाढ़ी सुई की तरह चुभती है गले में। शेव भी नहीं किया आपने अभी तक। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अब रेडी होने। कहते हुए वो दौड़ते हुए बाथरूम में घुस गई। मैं अभी तक शॉक में वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। मेरा रोने का मन हो रहा था। अब आप लोग ही बताओ, इस लड़की के साथ कोई रोमांस करे भी तो कैसे? मन मारकर मैं भी रेडी होने चला गया। कहानी अनाया की नज़र से। सर ने गाड़ी यूनिवर्सिटी के पास वाले कॉफी शॉप के सामने रोकते हुए कहा, मैं क्लासेस खत्म होने के बाद यहीं पर वेट करूंगा। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हैरी आज जूली को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाने ले जा रहा है। जूली अकेले जाने में नर्वस हो रही थी, सो उसने मुझसे भी साथ चलने को कहा है। मैं खुद आ जाऊंगी। ओके। और प्लीज़ इस बार मेरा पीछा मत कीजिएगा। मैंने उनको एक वार्निंग लुक देते हुए कहा। जवाब में उन्होंने बस मुझे घूर कर देखा और गाड़ी पार्किंग की तरफ बढ़ा दी। मैं तेज़ी से यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। मैं लॉकर रूम की तरफ बढ़ रही थी, मगर बीच रास्ते में ही किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। मैंने हचकचाते हुए देखा, सामने समर खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात सोया नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रहा था। समर, तुम?
अनाया, मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे बस सच जानना है। जिस बात का डर था अब वही हो रहा था। स्टाफ रूम का रास्ता हॉलवे से होकर जाता था। मैंने पीछे नजर मारी, अमर सर इसी तरफ आ रहे थे। एक बार फिर उनके चेहरे पर बिल्कुल वही भाव थे जो कल शाम मुझे दिखाई दिए थे। मेरी घबराहट बढ़ने लगी, कहीं यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई तमाशा न खड़ा हो जाए। अगर इन दोनों में से किसी के भी मुंह से गुस्से में कुछ भी निकल गया तो मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। समर, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने घबराहट में सर की तरफ देखते हुए कहा, मगर समर ने भी उनको इधर आते हुए देख लिया था। उसने गुस्से में अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, मैं नहीं डरता उससे, और आज बिना पूरी बात जाने मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आखिर क्यों ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में इतनी दखलंदाजी करता रहता है? क्या उसने कल जो कुछ भी कहा वो सच था? बताओ मुझे। अमर सर अब बिल्कुल करीब आ चुके थे। घबराहट के मारे मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। न जाने आज यहाँ कौन सा धमाका होने वाला था। सोच सोच कर ही मेरी जान जा रही थी, मगर इससे पहले कि वहां कोई धमाका होता, सिमरन वहां आ गई। सर के कदम वहीं रुक गए। समर की पकड़ भी मेरे हाथ पर ढीली पड़ गई। सिमरन ने एक नजर अमर सर की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें फेरते हुए समर से बोली, समर, मुझे कुछ नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाने हैं। प्रिंसिपल सर ने मुझे तुमसे हेल्प लेने को कहा है, अगर तुम फ्री हो तो। श्योर। फिर वो मेरी तरफ मुड़ता हुआ बोला, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। उन दोनों के जाते ही सर मेरी तरफ बढ़े। इससे पहले कि उनका प्रवचन शुरू हो, मैं वहां से तेजी से लॉकर रूम की तरफ दौड़ गई। पीछे से मुझे उनके चिल्लाने की आवाज आई, मिस पारेख, आई नीड टू टॉक टू यू। मगर मैंने उनको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लॉकर रूम में पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली। वहां साक्षी भी खड़ी अपने लॉकर में से कुछ सामान निकाल रही थी। मैंने उसे देखा और मुझे समर की बात याद आ गई। क्या सच में ये समर की बहन हो सकती है? मैं हर एंगल से उसका मुआयना करने लगी। मेरा मन नहीं मान रहा था कि वो समर की बहन हो सकती है। मेरी नज़र उसकी पीठ पर गई। उसने रेड कलर की स्लीवलेस ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें पीछे की तरफ एक जिप लगी हुई थी। न जाने क्या सोचकर मैं उसके पास गई और उसकी जिप नीचे खींच दी। साक्षी बुरी तरह हड़बड़ा गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही थी? मुझे कोई जवाब नहीं सूझा। वो मैं देख रही थी तुमने जिप ठीक से लगाई है या नहीं, मैंने उसे जबरदस्ती दांत दिखाते हुए कहा। What nonsense! You know what? तुम्हारा और तुम्हारी वो फ्रेंड का दोनों का दिमाग खराब हो गया है। उस दिन न जाने यहाँ क्या कर रही थी और अब आज मेरे साथ। गॉड प्लीज दूर रहो मुझसे। साक्षी बुनबुनाते हुए वापस अपनी जिप लगाने लगी और फिर तेजी से लॉकर रूम से बाहर भाग गई। लो, ये तो कुछ और ही समझ ली। वैसे मुझे जो देखना था वो दिख चुका था। वाकई उसकी पीठ पर एक बड़ा सा निशान था। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्लासेस खत्म होने के बाद हैरी मुझे और जूली को पिक करने आ गया। जूली गाड़ी में बैठी मेरा वेट कर रही थी। उसने वही पिंक ड्रेस पहन रखी थी जो हमने कल उसके लिए खरीदी थी। उसने आज हल्का सा मेकअप भी किया था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे दिल में एक हल्की सी टीस फिर उठी। काश आज उसकी जगह मैं होती। मगर फिर मैंने तुरंत अपने दिल को संभाल भी लिया। नो जेलेसी अनाया, रिमेंबर फ्रेंड्स कोड। अब हैरी जूली का बॉयफ्रेंड था और अपनी बेस्ट फ्रेंड की खुशी में ही मेरी खुशी थी। मैं गाड़ी में जूली की बगल में जा बैठी। गाड़ी सीधा गोयल्स के घर की तरफ मुड़ गई। अब तक मैं भी कभी हैरी के पेरेंट्स से ऐसे नहीं मिली थी। हाँ, कभी कभार स्कूल डेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो दिख जाया करते थे। मेरी एक दो बार उनसे बात भी हुई थी। वो बहुत ही प्यार से मुझसे मिलते थे। जाहिर है तब भी मुझे उनमें अपने सास ससुर नजर आते थे और मैं भी तब उनके सामने अच्छी नहीं, बेहद अच्छी बच्ची बनने की कोशिश किया करती थी। मगर हैरी के दादाजी से मैं पहले कभी नहीं मिली थी, इसलिए थोड़ी सी घबराहट मुझे भी हो रही थी। वैसे भी जूली ने उनकी पहले ही इतनी तारीफ की थी कि
मेरा घबराना लाजमी था। फाइनली गाड़ी हैरी के घर के बाहर आकर रुकी। मैं बाहर निकलने लगी तो जूली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अनाया, आई एम गेटिंग नर्वस। एक काम करना, तू चली जाना मेरे बदले प्लीज। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने उसे डांटते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अभी मुंह फाड़कर रोना शुरू कर देगी। हाँ, एनी प्रॉब्लम? तुम दोनों अभी तक गाड़ी में क्यों हो? अंदर आओ ना। हाँ, हम बस आ ही रहे हैं। मैंने हैरी से मुस्कुराते हुए कहा। वो हाँ में सिर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गया और मैंने जबरदस्ती जूली का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। सीरियसली, कभी कभी ये लड़की कुछ ज्यादा ही वियर्ड हो जाती है। अब मुझे लग रहा था कि अच्छा ही हुआ जो मैं इन दोनों के साथ यहाँ आ गई, वरना ये जूली तो बीच रास्ते से ही भाग जाती। शक्ल ठीक कर अपनी, पहली बार उसके घर जा रही है। मैंने उसे डांटते हुए कहा। नाया, मैनू डर लग गया सी। खबरदार जो पंजाबी निकाली है मुंह से। यहाँ किसी को पंजाबी नहीं आती। अभी से तू सिर्फ हिंदी में बात करेगी। जूली का मुंह बन गया। अरे यार, इतना क्यों घबरा रही है? ये समझ ले तू हैरी की दोस्त बनकर जा रही है, और फिर मैं भी तो हूँ तेरे साथ। बस 2-4 सवाल पूछेंगे वो तुझसे, और क्या। सवाल भी पूछेंगे और मैं जवाब ना दे पाई तो हैरी दे देगा। इतना टेंशन क्यों ले रही है तू? मैंने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा। किसी तरह खुद को नॉर्मल करते हुए हम दोनों ने घर के अंदर कदम रखा। हैरी की मम्मी ने हम दोनों का वेलकम किया। जैसा मैंने पहले ही बताया था, वो बहुत स्वीट थी। वो बहुत प्यार से जूली से मिली। उनसे बात करने के बाद जूली की घबराहट भी कम होने लगी थी। हैरी के पापा इस वक्त ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हैरी की मम्मी ने हमारे सामने एक से बढ़कर एक खाने पीने का सामान सजा रखा था। नर्वसनेस के कारण जूली को बहुत भूख लग रही थी। जैसे ही उन्होंने खाने को कहा, वो तो जैसे सारी डिशेस का मर्डर करने पर उतारू हो गई। मैंने अपना सिर पीट लिया। कम से कम यहाँ तो थोड़ा कंट्रोल कर खुद पर। मैं मन ही मन उसे कोस रही थी। हैरी उसे प्यार से स्माइल करते हुए देख रहा था। मैं जानती थी उसे यही जूली पसंद थी, दुनिया से बेपरवाह, खुद में मस्त रहने वाली जूली। वो जैसी भी थी, हैरी उससे बहुत प्यार करता था। फाइनली उनकी भी एंट्री हुई, जिनसे मिलने के लिए हमने इतना तामझाम किया था। यानी हैरी के दादाजी मिस्टर हरि प्रकाश गोयल। बिल्कुल रुई के जैसे सफेद दाढ़ी मूंछों के साथ उन्होंने अपने माथे पर बड़ा सा तिलक लगा रखा था। उन्होंने बिल्कुल साफ इस्त्री की हुई सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहन रखा था। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर वो इस वक्त मुझे किसी संस्कारी टीवी सीरियल के खानदानी मुखिया टाइप लग रहे थे, जिनकी एक दहाड़ से सीरियल के एक्टर्स तो छोड़ो, हमारे घर के टीवी तक हिलने लग जाते हैं। उन्हें आते देखकर हम सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैंने और जूली ने उनके पैर छूकर प्रणाम भी किया। उन्होंने हमें हाथ से बैठने का इशारा किया और खुद हमारे ठीक सामने बैठ गए। अब तक तो मैं जूली को समझा रही थी, मगर अब उनके सामने आते ही मैं खुद नर्वस होने लगी थी। तो तुम हो वो लड़की जिससे हरीश प्यार करता है? जूली की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मैंने टेबल के नीचे से उसके पैर पर मारा, तब जाकर उसके मुंह से बोल फूटे, जी दादाजी। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ हरीश ने तुम्हें सब कुछ बताया होगा, क्यों मैंने उसका रिश्ता मिस्टर मालिक की बेटी के साथ तय किया था। हरीश हमारे इकलौते बेटे प्रकाश का इकलौता बेटा है। हमारा खानदानी बिजनेस है और आगे चलकर उसे भी वही संभालना है, और हम चाहते हैं कि हरीश की शादी दो ऐसे परिवारों के मिलन का गवाह बने जिससे व्यावसायिक रिश्ते भी आगे बढ़ें। हरीश ने मुझसे कहा कि उसने जिस लड़की को पसंद किया है वो मालिक से कहीं ज्यादा ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है, मगर तुम्हारे बारे में इसने कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? हम सब बस सांस रोके उनकी बातें सुन रहे थे। एक पल को गुस्सा भी आया कि इंसान के जज्बात उनकी चाहतों का तो
जैसे यहाँ इस बिजनेस की दुनिया में कोई मोल ही नहीं है। हर चीज को बिकाऊ बना रखा है इन लोगों ने। मगर मैं चुप रही। मुझे ये तो नहीं पता मेरा खानदान कितना ऊंचा है या मेरे पेरेंट्स कितने पैसे वाले हैं, पर वो जैसे भी हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा का नाम मिस्टर हर्षजीत बंसल है और मैं जूली बंसल हूँ। तुम हर्ष और नीलिमा की बेटी हो? जी हाँ, क्या आप उन्हें जानते हैं? जहाँ तक मैंने सुना है सालों पहले उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया था। क्या तुम वही लड़की हो? हम तीनों को जैसे काट मार गया। जूली अडॉप्टेड है? ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी। ये आप क्या कह रहे हैं? यही सच है। ताज्जुब है उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब जब सच सामने आ गया है तो मुझे इस रिश्ते पर विचार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। फिर मैं खुद हर्ष से बात करूंगा। उससे पहले बस एक बार देखना चाहता था कि हरीश ने हमारी पसंद के ऊपर किसे अपने लिए चुना है। इन्हें इनके घर तक छोड़ाओ, फिर मुझे तुमसे भी कुछ जरूरी बातें करनी है। हैरी जो अब तक सदमे में था, उनकी बात सुनकर होश में आया। हम दोनों चुपचाप उसकी मम्मी को बाय बोलकर बाहर आ गए। मैं और जूली चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। हैरी का भी पूरा फोकस ड्राइव करने पर था। गाड़ी में घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर हमारे मन में तूफान मचा हुआ था। आखिरकार जूली ने ही चुप्पी तोड़ी। यार हैरी, तेरे दादाजी मजाक कर रहे थे ना मेरे साथ। वो मेरा भटिंडा वाला कजिन भी यही कहता है। मम्मी पापा मैंने डस्टबिन में से उठा के लाए थे, पर मुझे पता है आई एम नॉट अडॉप्टेड। अनाया तू बोल ना कुछ। मेरी तो शक्ल भी मम्मा से मिलती है ना, तूने खुद देखा है। मैं कैसे अडॉप्टेड? इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोल पाई। मैंने भी उसे गले से लगा लिया और वो मेरे गले से लगे हुए ही रोने लगी। मुझे उसे रोते हुए देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हैरी की भी आंखें नम हो गई थी। इनफैक्ट अब मुझे ये सब अपनी ही गलती लग रही थी। न मैं उसे हैरी के साथ उसके घर जाने के लिए मजबूर करती, ना आज उसे ये दिन देखना पड़ता। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, मगर आज शायद मैं उसे पहली बार इतना दुखी और लाचार देख रही थी। वरना वो तो हमेशा ही सबको अपनी बातों से हंसाती रहती थी। जूली ने अपने घर जाने से मना कर दिया। वो कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, सो हैरी ने गाड़ी मेरे घर की तरफ घुमा दी। मेरे घर पर भी इस वक्त 2-4 हाउस स्टाफ के अलावा और कोई नहीं था। हैरी ने गाड़ी मेरे घर के सामने लाकर रोक दी। मैंने जूली को गाड़ी से उतरने में मदद की। मैं हैरी की आंखों में बेबसी साफ साफ देख पा रही थी। उससे जूली की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसका बस चलता तो उसे अभी के अभी गले से लगाकर अपना सारा प्यार उस पर लुटा देता। बड़ी मुश्किल से उसने इस वक्त खुद को रोक रखा था, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा अपने आंसुओं को। तो ये लव शव वाला चैप्टर अब मैं खत्म समझूं? तुम्हारे अब्बा के अब्बा नहीं मानेंगे, और अब तो शायद तुम्हें भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। रब जाने कि वैसे ऐथे आटप की मैं पल भर में सब रिश्ते नाते झूठे हो गए। अब हैरी खुद को और नहीं रोक पाया। उसने तेजी से आगे बढ़कर जूली को गले से लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोला, श्श, खबरदार जो दोबारा ऐसा कुछ कहा तो। कुछ नहीं बदला है। मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड या तुम्हारा स्टेटस देखकर नहीं किया था। मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा दिल देखकर किया था, और मेरा दिल आज भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। और कौन से रिश्ते नाते झूठे हो गए? हाँ, ये सोचो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने कभी तुम्हें ये एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम उनकी अपनी बेटी नहीं हो। तुम सच जानकर ऐसे ही रिएक्ट करोगी, शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। अपने मन में दोबारा कभी ये बात मत लाना। हैरी की बातें सुनकर अब जूली थोड़ी राहत में दिख रही थी। मेरे चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। कितना सुलझा हुआ और समझदार है हैरी। और जूली एकदम झल्ली। एक वही तो है जो उसे अच्छे से संभाल सकता है। सबसे अच्छी बात ये थी कि इन सब के बाद भी जूली के लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बदली थी। जूली मुंह लटकाए चुपचाप मेरे रूम में पड़ी हुई थी।
घर पर कॉल कर उसने बता दिया था कि वो आज रात यहीं रुकने वाली है। मिसेस बंसल ने कहा कि वो और मिस्टर बंसल कल मिस्टर सक्सेना के घर एक पार्टी में इनवाइटेड हैं। ऑब्वियसली मुझे भी कल वो पार्टी अटेंड करनी थी। आखिर ये हमारा फैमिली फंक्शन था। आज की रात यहाँ जूली के साथ में बिताकर अब मैं कल जूली के साथ ही सक्सेना मैंशन जाने वाली थी। मैं चाहती तो अपने नए घर या सक्सेना मैंशन भी जा सकती थी, मगर फिर हैरी के सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाता। सो मैंने यहाँ आना ही बेहतर समझा। पहले तो मेरे अपने ही लाइफ के पंगे खत्म नहीं हो रहे थे, अब यहाँ जूली के साथ भी ये सब हो रहा था। माने सीरियसली इतने लोचे तो बालाजी के सीरियल्स में भी नहीं होते यार। एक से बढ़कर एक हमारी लाइफ में से सीक्रेट्स बड़ा सा मुंह खोलकर निकलते जा रहे थे। अपने रूम में आकर मैंने एक नजर जूली पर डाली। पेट के बल हाथ पैर फैलाए वो अकेले ही पूरे बेड पर पसरी हुई थी। अरे यार अब तू तो मूड ठीक कर ले, कुछ नहीं बदला। हैरी तुझसे अभी भी प्यार करता है और अंकल आंटी तो हमेशा से ही तुझसे इतना प्यार करते आए हैं। फिर क्यों परेशान हो रही है? चलने देना, जो जैसे चल रहा है वैसे ही। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं हिली, तो मैंने उसका पैर पकड़कर घसीटते हुए उसे बेड के एक किनारे कर दिया। आउच! ओए, क्या कर रही है? टांग क्यों तोड़ रही है मेरी? मैंने चौंकते हुए पूछा। मैंने क्या किया? हाय मेरा पैर! कहते हुए वो अपने पैर मसलने लगी। मुझे अचानक एक झटका सा लगा। मैं तुरंत उसके पास जाकर बेड पर बैठ गई। तुझे पैर में इतनी बुरी तरह चोट कैसे लगी थी? मैंने उसके पैरों की तरफ देखते हुए पूछा। मैनू की पता, ऐते बचपन की चोट है, मैनू जरा भी याद नहीं है। जूली, मैंने एक बात नहीं बताई है तुझे, पता नहीं तू कैसे रिएक्ट करेगी। मैंने थूक निकलते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। जो भी है बोल दे, इन्ना बड़ा पहाड़ ते टूट गया मत्थे विच, ऐसे ज्यादा और की हुंदा। वो समर राजीव सक्सेना का बेटा है, यानी अमर सर और समर दोनों भाई हैं, मैंने उसे बताया। जूली 2 मिनट तक तो मुझे मुंह फाड़कर देखती रही, फिर पागलों की तरह बेड पर गिरकर जोर जोर से हंसने लगी। तुझे क्या हुआ? मैंने परेशान होते हुए पूछा। मैं तो समझ रही थी एक मेरी जिंदगी विच इन्ने स्यापे हैं, इतने तो होर बड़े पड़े हैं। फिर एक झटके से उठकर अमर सर के ख्यालों में खोते हुए वो बोली, हाय दोनों भाई किन्ने हैंडसम है ना। अगर तूने मुझे हैरी के चक्कर में ना फंसाया होता तो मैं तो समर को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाती। जूली ने मुंह बनाते हुए कहा। चुप, एकदम चुप, ऐसा सोचना भी मत, मैंने उसे डांटते हुए कहा। हो तो गई तेरी शादी अमर सर से, अब मैं अगर समर पर चांस मार रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? वो भाई है तेरा, मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। रूम में सन्नाटा छा गया। मैं जूली को और जूली मुझे बस आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। अचानक जूली का हाथ घूमा और एक झन्नाटेदार तमाचा मेरे गालों पर आ पड़ा। मेरा तो पूरा सिर घूम गया और चारों खाने चित होकर मैं बेड पर गिर गई। गाल पर हाथ रखे मैंने उसे हैरानी से देखा। वो अब तक गुस्से में मुझे देख रही थी। वो तो सही टाइम पर मैं साइड हो गई, वरना वो पिलो भी मेरे सिर पर दे मारती। फिर उसने मुझे मारने की कोशिश की, मगर इस बार मैंने तेजी से उसका हाथ पकड़ते हुए उसके गाल पर एक जोर का तमाचा लगा दिया। क्या हो गया है तुझे? मुझे क्यों मार रही है? मैं गुस्से में चिल्लाई, मगर कुछ जवाब देने के बजाय वो वहीं बैठकर मुंह फाड़कर जोर जोर से रोने लगी। मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से तू और मजाक कर रही है, शर्म नहीं आई तुझे? अमर सर नु मेरा भाई बोलते हुए। उसकी बात सुनकर मुझे भी अफसोस हो रहा था।